हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसका एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। अब आते हैं इसका प्रीएम्बल क्या बोलता है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब इसके बाद आते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या बताया गया है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसमें बताया गया कि इस एक्ट को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बोला जाएगा। ये एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया में, और इसका जो मेन क्लॉज है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं वो है ये प्रोविजो। इसमें बताया गया कि जो चैप्टर 8, 10 और 11, 8, 10 और 11, 8 क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। चैप्टर 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। ये तीनों चैप्टर अप्लाई होंगे, सिर्फ और सिर्फ यही 3 चैप्टर अप्लाई होंगे। कहाँ पे? तो बता दिया स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़। अब ये जो ट्राइबल एरियाज़ है, अब ट्राइबल एरियाज़ क्या होता है वो बता दिया इसके एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन में बताया कि ट्राइबल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो कि बिफोर 21st डे ऑफ 1972, बिफोर 21st डे ऑफ जनवरी 1972 के पहले उनको इंक्लूड किया गया है एज ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम एज रिफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 21 जनवरी 1972 के पहले इंक्लूड किए गए हैं एज ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम। उनको ट्राइबल एरिया के अंतर्गत माना जाएगा, इस ट्राइबल एरियाज़ के अंतर्गत। और इस ट्राइबल एरियाज़ के अंतर्गत में क्या नहीं आएगा? तो अदर देन दोज लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, तो म्यूनसिपैलिटी ऑफ शिलोंग को इंक्लूड नहीं माना जाएगा। अब आते हैं इसका इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट बात करता है 1 अप्रैल 1974। एक्ट 1973 का है, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट डेट 1974 का है। अब आते हैं क्लॉज 2, सेक्शन 2, डेफिनेशन। डेफिनेशन में बताया पहला ऑप्शन क्लॉज ए, बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसको बेलेबल बताया गया कहाँ पे? फर्स्ट शेड्यूल विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या तो फर्स्ट शेड्यूल में या तो और कोई और लॉ में उस पर्टिकुलर ऑफेंस को बेलेबल माना गया वहाँ, तो वो ऑफेंसेस कहलाएंगे बेलेबल ऑफेंस। अब इसी में बता दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। तो एनी अदर ऑफेंस जो कि बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल में आएगा। अब आते हैं क्लॉज बी, चार्ज। चार्ज में सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है, इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। यहाँ पे चार्ज की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दी गई है, सिर्फ ये बताया गया कि चार्ज में क्या इंक्लूड होता है। तो चार्ज में ये इंक्लूड होता है कि जो हेड ऑफ चार्ज है, जैसे कि जब भी किसी पर्सन को चार्ज लगाया जाता है, जैसे कोई पर्सन चोरी कर रहा है किसी के घर में, तो उसके ऊपर सेक्शन 380 जो कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस आता है। दूसरा, अगर वो रात को ताला तोड़ के घुसा है तो 457 भी लगता है। तो यहाँ पे दो आईपीसी के जो 2 चार्जेस लगे हैं, ये मोर हेड्स देन वन है। तो ये मोर हेड्स देन वन यहाँ पे बता दिया कि एनी हेड ऑफ चार्ज, कोई भी हेड ऑफ चार्ज, व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन, तो कोई भी एक चार्ज को भी चार्ज माना जाएगा जब चार्ज एक से ज़्यादा हो तब भी। ये सिंपल इंक्लूसिव डेफिनेशन बताई गई है चार्ज की। अब पढ़ते हैं क्लॉज सी, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बताया गया है कि वो ऑफेंसेस फॉर विच कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विथ फर्स्ट शेड्यूल। तो पहला ही पॉइंट बता दिया गया कि जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डेंस में है। दूसरा पॉइंट यह बता दिया है कि उसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो जब ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, या तो फर्स्ट शेड्यूल में उसको कॉग्निजेबल बताया गया या फिर उसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, तब उस
केस को बोला जाएगा कॉग्निजेबल केस और उस ऑफेंस को बोला जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आते हैं डी, कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन हो, या तो ओरल में हो या तो राइटिंग में हो, लेकिन किसको होना ज़रूरी है? मजिस्ट्रेट को। अगर मजिस्ट्रेट को नहीं है तो ये कंप्लेंट ही नहीं है। तो एलिगेशन मेड इन ओरल या फिर राइटिंग, किसको? मजिस्ट्रेट को, विथ अ व्यू टू टेकिंग एक्शन, कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन लिया जाए, दैट सम पर्सन वेदर नोन या अननोन, जो कंप्लेंट कर रहा है वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। मतलब जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है वो नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, और जो इन्फॉर्मेंट है, जो कि कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेंट दर्ज करा रहा है ओरल में या फिर राइटिंग में, किसको? मजिस्ट्रेट को, कि वो उस पर एक्शन ले। और कंप्लेंट के अंदर में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ पे दी गई है? 173 के क्लॉज 2 में दी गई है पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बताया गया कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर ने कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज कर ली है और बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि यार ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब जो कंप्लेंट है, जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट बन जाएगी, और जो पुलिस रिपोर्ट जो ऑफिसर है वो बन जाएगा कंप्लेनेंट। तो जो रिपोर्ट है वो बन गई कंप्लेंट और जो ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट बन गया। अब आते हैं ई में। ई में बताया गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का बताया, हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी to which the jurisdiction of High Court for a state has been extended by law at High Court, in relation to other union territory the highest court of criminal appeal for that territory other than Supreme Court of India। अब आते हैं एफ में। ये इंडिया में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि 2F कहाँ पे क्या दिया हुआ है ऐसा पूछा जाता है पेपर्स में, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब आते हैं 2G। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम्स में आता है। इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या पूछा जाता है कि इंक्वायरी क्या होती है? तो इंक्वायरी एक प्रोसीडिंग है जो कि अदर देन ट्रायल है, वो ट्रायल नहीं है, अदर देन ट्रायल है। उसके बाद कंडक्ट किसके द्वारा की जाती है? या तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और कोर्ट भी कर सकता है। हमेशा इंक्वायरी पे एक ही क्वेश्चन बनता है कि इंक्वायरी किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन में या तो सिर्फ मजिस्ट्रेट रहता है, या तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रहता है, या बोथ रहता है। तो बोथ ही हमेशा इसका आंसर बनेगा आपका। अब आते हैं एच, इन्वेस्टिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन में पूछा जाता है कि इसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या पर्पस है इसका? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर या फिर और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है। तो जहाँ पे दो लोग हो गए, एक हो गया आपका पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका पर्पस क्या है, तो ये फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। अब आते हैं 2I में, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो यहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ बोली गई है कि ऐसा प्रोसीडिंग में इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज, जिसको लीगली टेकन ऑन ओथ में लिया जाए, जिसको ओथ में लिया जाता है, वो कहलाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब आते हैं जे में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकल जुरिडिक्शन 2J में दिया हुआ है, इतना ही याद रखना है इसमें। 2K मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि सेक्शन 8 में दिया हुआ है वैसा माना जाता है। उसके बाद 2L, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2L में बताया गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है?
तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर कभी भी विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, और इसी का अपोजिट दिया हुआ है 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, और 2L में दिया हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आते हैं 2M नोटिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2N ऑफेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफेंस के अंतर्गत क्या आता है? एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी इंक्लूड होती है। पहली बात तो बता दी कि कोई भी एक्ट और ओमिशन हो जो कि पनिशेबल हो अंडर लॉ पे फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और वो जो लॉ है वो फोर्स में होना चाहिए, और उसमें क्या इंक्लूड होता है तो बता दिया है कि वो कंप्लेंट जो कि सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंतर्गत की गई है वो भी ऑफेंस के अंतर्गत आती है। अब आते हैं 2O में, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, बस इसका ये 2O याद रखने का है। 2P में प्लेस दिया हुआ है। प्लेस के अंतर्गत हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, ये पूरा का पूरा एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, तो आपको याद रखना चाहिए हाउस भी इंक्लूड होता है, बिल्डिंग भी आती है, टेंट भी आता है, व्हीकल भी आता है, वेसल भी आता है। उसके बाद आते हैं 2Q प्लीडर। प्लीडर एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि प्लीडर के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें बता दिया कि विथ रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग ऑफ एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of court to act in such proceeding। तो पहला इसमें एक प्लीडर के डेफिनेशन के अंदर क्या आता है ऐसा पूछा जाता है, तो पहला तो वो हो जाएगा जो कि प्रैक्टिस करने के लिए कैपेबल है। दूसरा इंक्लूड्स ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया विद द परमिशन ऑफ कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, तो वो भी इंक्लूड होता है। अब आते हैं 2R के अंतर्गत। 2R में बताया पुलिस रिपोर्ट, जो कि 173 के क्लॉज 2 के अंतर्गत बनती है। रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू और मजिस्ट्रेट अंडर 173 क्लॉज 2। अब आते हैं 2S में पुलिस स्टेशन, ये सिर्फ और सिर्फ 2S याद रखने का है। 2T प्रिस्क्राइब्ड, फिर 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो कि सेक्शन 24 में अपॉइंट किया गया है। उसके 2V जो कि बताया गया सब डिवीजन। 2W समन केस। 2W के बाद आते हैं 2WA, ये हमेशा पूछा जाता है। 2WA में बताया है विक्टिम। समन केस में अभी आपको थोड़ी देर में वारंट केस के साथ पढ़ाता हूँ। 2WA में बताया विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन और एक्ट और ओमिशन for which the accused person has been charged and the expression victim includes his guardian or legal hire। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि WA ऐड कब हुआ, तो ये हुआ है एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 विथ इनफोर्स फ्रॉम 31 दिसंबर 2009। तो यहाँ पे विक्टिम का एडिशन पूछा जाता है हमेशा। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि विक्टिम के अंतर्गत कौन इंक्लूड होता है, तो उसका गार्जियन और लीगल हायर दोनों इंक्लूड होते हैं। अब आते हैं 2X में विक्टिम। 2X में आते हैं वारंट केस। 2X में बताया वारंट केस में कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है विद डेथ, LI और इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर, जो कि डेथ या तो LI या तो +2 ईयर के हैं, तब ये कहलाएंगे वारंट केस। और अगर इनमें से किसी में नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? समन केस। समन केस जैसे कि यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे, समन केस मीन्स अ केस एन रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस वो होते हैं जो कि वारंट केस नहीं होते हैं। तो वारंट केस क्या होते हैं? तो वारंट केस में बता दिए कि जो डेथ, LI और +2 ईयर से पनिशेबल है, तो वो सारे के सारे वारंट केसेस होते हैं।